अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी रशिया गए थे दौरे पे, तो उस पर अमेरिका को बहुत बुरा लगा था और अमेरिका ने खूब उल्टी सीधी बयान दिए थे। मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस ने, थिंक टैंक्स ने, इनकी डीप स्टेट के टट्टुओं ने, और भारत में अमेरिका के एम्बेसडर ने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की न्यूट्रलिटी रशिया के यूक्रेन इन्वेजन पे हमें बहुत तंग करती है और ये कड़वा घूंट है जो अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमें भरना पड़ रहा है। एम्बेसडर गारसेटी ने न्यू दिल्ली में स्पीच करते हुए कहा कि ये रिलेशनशिप को डोंट टेक ग्रांटेड, प्रिंसिपल पे खड़े रहो अगेंस्ट वॉर, और भारत हमारा डिक्टेशन पे चले, और ये वो बंद लफ्ज़ों में ये सब बातें की। तो मैं एम्बेसडर गारसेटी जो हैं उनसे ये सवाल करूंगा कि भाई साहब पहले अपने आने वाले प्रेसिडेंट को तो देखें क्या कह रहे हैं। I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. So now here's the beauty. He just left 4 days ago with $60 billion, and he gets home and he announces that he needs another $60 billion, else it never ends. It never ends. I will have that settled prior to taking the White House as president-elect. I will have that settled. डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए इनको पसंद नहीं कि उसने क्लियर अल्फाज में कहा है कि यूक्रेन वॉर में बंद करूंगा, और अमेरिका का एम्बेसडर कहता है कि वॉर के प्रिंसिपल पे खड़े रहो। तो भारत के टुकड़े करने वाली जमात सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तानी जो मूवमेंट्स हैं वो भारत की सॉवरेंटी के खिलाफ अटैक करती हैं, वो अमेरिका कनाडा में खुल के ऑपरेट करती हैं। इवन ये आरोप लगते हैं कि पनून जो है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर अल्फाज में कहा है कि हमें नहीं पता क्या कि पनून CIA का एजेंट है। जब आपकी डीप स्टेट भारत की सॉवरेंटी के खिलाफ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को इतना सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप किस मुंह से भारत से कह रहे हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर पे खड़े रहो। तुम लोगों की तो पूरी हिस्ट्री वॉर पे खड़ी है। तुम लोगों ने तो कभी कोई एक साल दिखा दो जब तुम लोगों की कोई वार ना चलती हो। तुम लोगों का वार प्रिंसिपल इतना घटिया है कि तुम लोगों का अफगानिस्तान में वार करना बनता ही नहीं था। तुमने एक खूबसूरत कंट्री को तबाह कर दिया पाकिस्तान के साथ मिलके। अफगानिस्तान में कोई मसला नहीं था। 74-73 तक अफगानिस्तान बिल्कुल पीसफुल, डेवलप्ड, लिबरल, प्रोग्रेसिव कंट्री था। लेकिन पाकिस्तान की ISI और CIA ने पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे अफगानी, उनको ट्रेन किया, पैसा दिया और इनको अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी के लिए भेजा। बादशाहत को ख़त्म कराया। वहाँ पे ज़ाहिर शाह को अजाइलम लेनी पड़ी इटली में। अफगान प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो बनते थे 6-6 महीने बाद कत्ल होते रहते थे। गवर्नेबल नहीं रहा, इतना आपने इंसर्जेंसी वहाँ पैदा की। फिर बबरक कारमल जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सोवियत यूनियन से मदद मांगी कि भाई साहब ये ISI और CIA ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आप इधर आओ, हमें सिक्योरिटी दो। तो आर्मी आई। फिर आपने सिविल वार शुरू कराई। फिर आपने पूरी दुनिया में मदरसों का जो जाल फैलाया, उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान की वार हुई। फिर आपने इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, इतनी सारी वार आपने शुरू कराई। आपने तो वियतनाम में भी वार कराई थी। क्या मसला था भाई वियतनाम ने? कौन सा अमेरिका को वो क्या था? तो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ वार हमें समझ में आ गए हैं कि क्या है। आपके प्रिंसिपल्स वार के साथ ही वही लोग खड़े होते हैं जिनका अपना मफाद होता है। जैसे कि कुत्तों का एक गोल है जिसमें एक बहुत बड़ा कुत्ता है जो इनका लीडर है। जब वो किसी पे हमला करता है तो पीछे इसके छोटे छोटे कुत्ते भी जाके हमला कर देते हैं। वैसा ही तुम्हारा हाल है। इराक को हमला करके एक डेवलप्ड कंट्री, एक रिच कंट्री को तबाह करके सब वो करके अब रीबिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स, $100 of billions के कॉन्ट्रैक्ट्स
अपनी पपेट इराक सरकार से दिलवाए। वो रीबिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट किसको मिले? वो कॉन्ट्रैक्ट्स ना पाकिस्तान को मिले, ना भारत को मिले, ना चाइना को मिले, ना रशिया को मिले, ना साउथ अमेरिका में किसी को मिले, ना अफ्रीका में किसी को मिले, ना एशिया में, इंडोनेशिया वगैरह किसी को नहीं मिले। किसको मिले? यूरोप, वेस्ट यूरोप और अमेरिका, वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर। फिर लीबिया, फिर वही स्टोरी सीरिया, टेररिस्ट ग्रुप आप क्रिएट करते हो, ISIS, तालिबान, और फिर आप कहते हो कि आपके प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर पे हम आपका सपोर्ट करें। भारत ने कभी आतंक को सपोर्ट नहीं किया, ना करेगा। भारत एक आज़ाद देश है, एक सॉवरेन स्टेट है, एक आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है, हर चीज़ में किसी का मोहताज नहीं है। भारत ने दुनिया में कंट्रीज की मदद की है, किसी की मदद ली नहीं है। तो एम्बेसडर को सीधा सीधा मैसेज है कि अपने प्रेसिडेंट को तो बचा लें पहले। आप इस वक्त राइट और लेफ्ट की वॉर में इस हद तक आगे चले गए, मतलब आप इन साहब की बात सुने। Just hours ago in Pennsylvania, an assassin who they're now reporting is dead fired at least 5 shots at President Trump, hitting him once in the side of the head. And then Trump defiantly stood up and pushed the Secret Service off of him and said, F you, fight, fight, fight. This is incredible history happening in front of our face. This is happening right out in the open. But I told Elon Musk months ago, and he agreed and said he should up his security, and Trump should up his security, that the deep state's not playing games. They are going for broke, ladies and gentlemen. And the fact that they attempted to kill Trump, and make no mistake, that's who's behind this, means they are going to go all out. The deep state is now going to try to blow up Trump's airplane, and they're going to try to kill Elon Musk and Tucker Carlson and other leaders. This is a full coup against any loyal American defending our republic in the process of the populist movement taking our country back. So I don't say this as an alarmist. I was on the show just days ago. We'll post it to X. The crew's coming in right now on Saturday night. They're going to pull it up. Saying they're going to try to kill Trump imminently. They're going to try to kill Elon Musk imminently. I don't say stuff just to say it. I say it when I see all the evidence and I know it. And notice how the media is playing out, oh, he survived an assassination, no big deal. They're blocking the news. The incredible footage of him shot in the side of the head, the blood, him saying, fight, fight, fight. This is insane, but thank God Elon has said officially now he fully endorses and supports President Trump. We need unity right now. And I'm not a drama queen, folks. This is a real fight against the globalists. They want to kill Elon Musk. They want to kill Donald Trump. They want to kill Tucker Carlson. They might even kill Joe Rogan because Joe is fully awake now. They can't have these incredibly populist voices out telling the truth. And I'm in danger too. But I'm down the list a long way. So America is in maximum danger right now. We do not need anybody to go out and be violent to respond to this. And I know you're smart, you wouldn't do that. But the globalists, the next move so obvious, are going to stage false flags now, as I've been warning you, with 12 days of the election, and blame it on Trump supporters. Now that's about to happen. How many times have I said on the show the last few months? When they try to kill Trump or kill Trump, then they stage the attacks. Then they come after Musk and Tucker Carlson and Joe Rogan and Alex Jones and everybody else. So now we're in maximum danger. I'm in Northern California, working on a huge story that breaks tomorrow. I'll leave it at that. But I'll be doing a live show tonight, Infowars.com/show and band.video. We'll be breaking it all down. Follow me at Real Show and Sarah on X. But this is a serious time for America and the world. The deep state is in trouble. They're losing, so they're going to go for broke. Just like they killed Kennedy in '63. But this time, America and the world's awake. Pray for President Trump. Pray for justice. Pray for a great awakening. And pray for peace. We'll be breaking it all down at Real Alex Jones right here on X. अब आप देखें कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि किसी सूरत ट्रंप को हमने नहीं आने देना, क्योंकि ट्रंप का आपको पता है कि ट्रंप ने क्या कहा। आपको मैंने कल की वीडियो में दिखाया है कि, और आज भी अभी मैंने शुरू में आपको जो 1 मिनट की आधे मिनट की वीडियो दिखाई थी, उसमें साफ कह रहा है कि भाई मैं पागल नहीं हूं जो मैं जेलेंस्की को सपोर्ट करूंगा। जेलेंस्की की बीवी वहां पे बुगाटी गाड़ियां ले रही है, पेरिस में मिलियंस ऑफ डॉलर की गाड़ियां खरीद रही है।
इसके सारे मिनिस्टर, इसके सारे कैबिनेट के लोग यूरोप अमेरिका में बेहतरीन असेट्स के मालिक बन गए। हम यहाँ पे टैक्स पेयर्स का पैसा यूरोप में, यूके में, अमेरिका से यूक्रेन को दिया जा रहा है। किकबैक्स ज़बरदस्त बन रही हैं उसमें। किसके फ़ायदे में ये जंग है? अमेरिका के डीप स्टेट की, और किसी के फ़ायदे में नहीं। आपने एक ज़बरदस्ती की एक जंग थोपी है। देखें, ये रशिया के साथ आपकी जंग का नतीजा देख लें। जब 1980s के एंड में सोवियत यूनियन टूटता है, रशिया बनता है, तो आपका एक एग्रीमेंट था कि नेटो में आप रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड वगैरह में नेटो उनको मेंबर नहीं बनाएंगे नेटो में। आपने तो राइट अर्ली 90s से लाटविया, लिथुआनिया वगैरह को यूरोपियन यूनियन में ले लिया, नेटो में ले लिया। आज सिचुएशन ये है कि पूरा ईस्ट यूरोप नेटो में, यूरोपियन यूनियन में आ गया। आप रशिया को चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो रशिया के पास क्या चॉइस रह जाती है? इसीलिए रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लारोव, उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि ज़ेलेंस्की है, वो कह रहा है कि रशिया न्यूक्लियर वॉर शुरू करेगा, तो उसका जवाब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ज़ेलेंस्की क्या पीता है और क्या फूंकता है। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. He says many things. And Depends that he has used depends on chemical what he weapons. drinks or what he smokes. He says many things. Do you think it was a जब भी वो ऐसे बयान देता है। तो अजीज दोस्तों, ये है कि अमेरिका की डीप स्टेट इस वक्त खुल के वॉर शुरू करने पे हो गई है अपने ही कंट्री में। और जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान, पीटीआई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट, आर्मी के लिए मुश्किल बन गया है, ऐसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए मुश्किल बन गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार भी आया था तो आर्मी से डिक्टेशन, अमेरिका की डीप स्टेट से डिक्टेशन नहीं ले रहा था, और उसने जंगों को ख़त्म करने की कोशिश की, अमेरिका की बॉर्डर्स को सिक्योर करने की कोशिश की, उसने इलीगल माइग्रेशन को और अपीजमेंट वाले लॉस को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इसको 2000 के इलेक्शन में ज़बरदस्ती हराया गया। और अब इनको नज़र आ रहा है कि ये ज़बरदस्ती भी इलेक्शन में हरा नहीं सकते। सिचुएशन ये है कि बाइडन तो बिल्कुल ही नपुंसक नाकारा है, जिसकी वजह से डेमोक्रेट को बिल्कुल ही चांस नज़र नहीं आता जीतने का। और अब इस स्टेज पे आके कोई नया कैंडिडेट लाना वो भी इनके लिए मुश्किल होगा। बाराक ओबामा खुद इतना बदनाम हो चुका है कि अब उसकी बीवी को कैंडिडेट बनाना, मिशेल ओबामा को, वो अमेरिका की डीप स्टेट के लिए एक काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप हो जाएगा। और मिशेल ओबामा के हवाले से काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रहती हैं। इसी तरह कमला हैरिस की कैपेबिलिटी और क्वालिटी अमेरिका की डीप स्टेट जानती है कि वो उनकी पपेट तो बनने को तैयार है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं है कि कम से कम वो रिप्रेजेंट कर सके द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड को इंटरनेशनल लेवल पे। बाइडन आफ्टर ऑल चलो 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रहा, 40-50 साल से सेनेट, कांग्रेस और अमेरिका की गवर्निंग बॉडीज़ का हिस्सा रहा है, तो बाइडन फिर भी चीज़ों को चला सका। और कुछ नहीं तो उसकी लेगेसी या उसकी रेपुटेशन, उसकी जो हिस्ट्री थी, उस पे वो धक्का देख के चलाता रहा। लेकिन पिछले साल 1.5 साल से वो एक जोकर बन गया है ना इंटरनेशनल लेवल पे। तो अमेरिका की डीप स्टेट अब सोच रही है कि किस तरह ट्रंप को रोके वायोलेंस के ज़रिए। अब आप देखें ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है, ट्रंप ने अचानक ही स्पीच करते हुए, जब आप यूं स्पीच करते हैं ना पब्लिक से, फिर यूं करते हैं फिर यूं, तो उसने अचानक ही गर्दन घुमाई और वो गोली इसके कान को छू के निकली है। अगर उसने गर्दन ना घुमाई होती तो इसके भेजे में घुस जाती। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये स्टेज ड्रामा है और ट्रंप ने ये ड्रामा स्टेज किया है, वो सिर्फ इतना बता दें कि फ़र्क जो पड़ा है वो 1 सेकंड से भी कम, पाव सेकंड लगा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये ड्रामा होता
तो इतना एक्यूरेट पाव सेकंड टाइम पे कैसे सर घुमाता। अगर उसने सर ना घुमाया होता तो गोली सीधी भेजे में जाती। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो थ्योरी डेमोक्रेट्स और डीप स्टेट फैला रही है ना, अपने जो खरीदे हुए मीडिया है जो उसके ज़रिए, तो फेल है ये। ट्रंप बच गया है, अब ज़्यादा सिक्योरिटी इसकी होगी, अब पूरी दुनिया की नज़र है, अब वैसे ही देखें अमेरिका में डेमोक्रेसी तो है नहीं। अमेरिका में डेमोक्रेसी 1962 में ख़त्म हो गई थी जब जॉन एफ कैनेडी को मारा गया था, और फिर इसके बाद लगातार कितने प्रेसिडेंट्स को मारते गए। अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि अमेरिका में इतने प्रेसिडेंट मारे गए हैं कि जिसकी कोई मतलब अटैक हुए हैं। अब आप ये देखें कि 1865 में रिपब्लिकन पार्टी के अब्राहम लिंकन को मारा गया, 1881 में जेम्स गारफील्ड को मारा गया, 1901 में विलियम मैकिनली को मारा गया, और 1963 में जॉन एफ कैनेडी को मारा गया। जबकि वो प्रेसिडेंट जो ज़ख्मी हुए हैं 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट, 1981 में रिपब्लिकन रोनाल्ड रेगन, और 2024 में डोनाल्ड ट्रंप। अब आप इसमें ये देखें कि 14 अप्रैल 1865 को जॉन विल्किस बूथ नामी आदमी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को फोर्ट थिएटर में फायरिंग करके मार देता है। उसी वक्त उसके किलर को भी मार दिया जाता है। फरवरी 15, 1933 में एक इटालियन इमिग्रेंट जंगारा ने फ्रैंक डी रोजवेल्ट को गोली मारी। रोजवेल्ट बच गए, लेकिन उस अटैक में शिकागो के मेयर एंटन सरमैक मारे गए। नवंबर 22, 1963 अमेरिका की आर्मी का एक एक्स ऑफिसर ली हार्वे ओसवाल्ड, उसने जॉन एफ कैनेडी को गोली मार दी, उसको भी मार दिया किलर को। इसके 5 साल बाद जॉन एफ कैनेडी के भाई जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, रॉबर्ट कैनेडी, उसको भी गोली मार के मार दिया गया। अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के निक्सन के वाइस प्रेसिडेंट जो कि निक्सन के वाटरगेट स्कैंडल पे रिज़ाइन करने के बाद प्रेसिडेंट बने थे, जिराल्ड फोर्ड, उनको 1975 5 सितंबर को गोली मार के हत्या करने की कोशिश की गई। एक लड़की रोनाल्ड रेगन को 1981 में जॉन हिंकली जूनियर नामी ने प्रेसिडेंट रेगन के ऊपर हमला किया वॉशिंगटन में। 12 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा रोनाल्ड रेगन को। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका की हिस्ट्री भरी पड़ी है। ये दुनिया को डेमोक्रेसी पर भाषण देते हैं, इनके अपने यहाँ कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही। 1963 में जॉन एफ कैनेडी के आखिरी प्रेसिडेंट था जो कि खड़ा हुआ था डीप स्टेट के खिलाफ। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसका वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन बन गया, और फिर निक्सन, आइजनहोवर। अब आप देखें कि नहीं, आइजनहोवर तो इससे पहले थे। निक्सन प्योर रेगन वाली पॉलिसी थी। निक्सन के ज़माने में 71 की वार हुई थी भारत पाकिस्तान की, उसमें अमेरिका ने पूरा अपना सपोर्ट पाकिस्तान को दिया था, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था ताकि वेस्ट पाकिस्तान को बचा ले। वरना अगर अमेरिका ने अपना हाथ हल्का रखा होता तो भारत ने वेस्ट पाकिस्तान को भी ख़त्म कर देना था। लेकिन फिर अमेरिका फुल्ली तैयार था भारत से लड़ने के लिए, और एक वर्ल्ड वॉर का चांस हो गया था, क्योंकि उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर में थी और सोवियत यूनियन भारत के साथ स्टैंड करता था स्ट्रांगली। अगर अमेरिका उधर से आ जाता है, इधर से इंडिया और सोवियत यूनियन, तो फिर एक वर्ल्ड वॉर का चांस था, जिसको फिर अवॉइड करने के लिए वेस्ट पाकिस्तान को छोड़ा गया। तो निक्सन वॉज ऑल्सो स्पोक्स पर्सन ऑफ डीप स्टेट। फिर फोर्ड आया, फिर कार्टर आया, रेगन आया, बुश सीनियर आया, क्लिंटन आया, बुश जूनियर आया, फिर ओबामा आया, फिर डोनाल्ड ट्रंप आया जिसने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया।
और अमेरिका की वार मशीनरी को रोकने की कोशिश की। तो अजीज़ दोस्तों, भारत को भाषण देने से पहले, दुनिया को भाषण देने से पहले अब अमेरिका को ये साबित करना होगा कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। एक जेन्युइन लीडर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में पूरा मौका देना चाहिए और उसके साथ ज़्यादतियाँ बंद करें। उसको जुडिशरी भी तंग कर रही है, उसके ऊपर मीडिया कैंपेन भी चल रही है, उसके ऊपर अब हमले भी हो रहे हैं, तो उसको फ्री चांस देना चाहिए। दैट इज़ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।